डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगा। आज की चर्चा का विषय है भारत में पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इन इंडिया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित विभाग तथा संगठन बनाए हैं। इसमें पहला है पर्यावरण शिक्षण केंद्र, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सन 1984 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इस पर्यावरणीय शिक्षा संस्थान का प्रमुख उद्देश्य बच्चों, युवाओं, नीति निर्धारकों एवं जन समुदायों में पर्यावरण चेतना का विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संस्थान नवाचारी कार्यक्रमों के विकास तथा पर्यावरण शिक्षण हेतु ऐसी शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधियों का विकास कर रहा है जो स्थानीय स्तर पर उपयोगी हों। दूसरा है पर्यावरण विभाग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। सन 1980 में भारत सरकार ने एक पृथक पर्यावरण विभाग गठित किया जो पर्यावरण नियोजन, प्रोत्साहन और समन्वय हेतु केंद्रीय संरचना का प्रमुख केंद्र है। जयपुर, राजस्थान में आयोजित अखिल भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान शिक्षा सेमिनार में प्रथम बार इस तथ्य पर विचार हुआ कि पर्यावरण विज्ञान, पारितंत्र, प्रदूषण इत्यादि मात्र उच्च शिक्षा अनुसंधान के ही विषय न रहे, अपितु लोक व्यापीकरण की दृष्टि से इनका प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तरों में भी समायोजन किया जाना चाहिए। तीसरा है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन 3 फरवरी सन 1975 को अधिनियम सन 1974 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम सन 1981 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड को वायु प्रदूषण के निवारण का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड का प्रमुख दायित्व जल एवं वायु प्रदूषण का नियंत्रण तथा व्यापक रूप से जल एवं परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की श्रेष्ठता बनाए रखना है। इस प्रकार सभी प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण विभाग के कार्यालय खोले गए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए भारत सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस समस्या को दूर करने में प्रयासरत हैं। पर्यावरण के प्रति इन सबसे अधिक हम सभी का उत्तरदायित्व है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या उत्तरदायी है। फलतः इसे स्वच्छ बनाना भी हमारा कर्तव्य है। यहाँ कुछ ऐसे उपाय सुझाए जा रहे हैं जिन पर आचरण करना हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। इन उपायों का पालन करने में थोड़ी असुविधा अवश्य हो सकती है, लेकिन निश्चय ही इनके द्वारा हम पर्यावरण को आने वाले काल के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित बना सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को विरासत में अच्छा पर्यावरण दे सकेंगे।
पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्वों को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि आपके घर से किसी नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि बूंद-बूंद करके इस नल से 60 गैलन पानी प्रतिदिन व्यर्थ में बह जाएगा। पीने के लिए पानी से भरी बोतलें अपनी फ्रिज में रखनी चाहिए। ठंडे पानी के लिए बार-बार जीवनदायी जल व्यर्थ ही बहता रहता है। प्रातःकाल दंत मंजन करते समय नल को निरंतर खुला नहीं रखना चाहिए। जहाँ हो सके नहाते समय फुब्बारे का प्रयोग करना चाहिए। नल खोलकर नहाने से औसतन 36 गैलन पानी व्यर्थ होता है, जबकि फुब्बारे से केवल 10 गैलन पानी व्यय होता है। कपड़े धोने की मशीन में उन डिटर्जेंटों का प्रयोग करना अधिक उपयोगी है जिनमें फास्फेट की मात्रा कम होती है। डिटर्जेंट का कम मात्रा में डिब्बे पर लिखी विज्ञप्ति के अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। शौचालय और मूत्रालय में रंगीन टॉयलेट पेपर प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके रंगों से पानी प्रदूषित हो जाता है। शौचालय की नालियों में कागज़ तथा दूसरे चिथड़े नहीं डालने चाहिए। इन वस्तुओं को कूड़े करकट में डाल देना चाहिए। यदि आप कुएं का पानी पी रहे हैं तो उसका 2 बार परीक्षण करवाना अति आवश्यक है। दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, घरेलू कचरा, कीटनाशक, औषधियाँ आदि सिंक और संडासों में नहीं डालने चाहिए। इससे सीवरेज प्लांटों पर अधिक दबाव पड़ता है। ऐसी वस्तुओं को कूड़े के ढेर में डालना चाहिए। शैम्पू, लोशन, तेल और दूसरी वस्तुओं को कांच की बोतलों की पैकिंग में ही खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच से बनी बोतलें पुनः प्रयोग की जा सकती हैं। घरेलू वस्तुओं पर स्प्रे द्वारा पेंट नहीं करना चाहिए। उन पर ब्रश से ही पेंट करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे की वाष्प सांस संबंधी रोगों को जन्म दे सकती है। घरों में छोटे छोटे पौधे लगाना तथा छोटा सा चिड़ियाघर बनाना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और पक्षी कीड़ों के शत्रु हैं। कागज़ों को पेड़ पौधों की पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ढेर के रूप में एकत्रित कर दिया जाना चाहिए। ये बाद में अच्छी प्रकार की खाद के उपयोग में आते हैं। कार का पेट्रोल शीशा धातु से मुक्त होना चाहिए, ताकि वायु में कम से कम शीशा प्रदूषित हो। जिन स्थानों पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक के अधिक प्रयोग से जल प्रदूषित हो जाता है। यदि आप कई मंजिल के मकान में रह रहे हैं तो छत पर या खिड़कियों पर पौधे लगाना अत्यंत उपयोगी है। ये केवल मकान की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं। छोटी दूरियों के लिए कारों के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। अंतर्दहन इंजनों वाले वाहन का जितना कम से कम उपयोग हो उतना उत्तम है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले तथा एक ही कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे कारों और स्कूटर का प्रयोग संयुक्त रूप से करें। ऐसा करने से धन की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी कम होता है। भीड़ वाले व्यस्त समय में मोटरों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और चौराहों पर यातायात नियमों का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती पर गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मात्रा कम करते हैं। चीनी से बने प्लेट प्यालियों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। कांच से बनी प्लेट प्यालियाँ कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भूमि प्रदूषण पैदा करती हैं।
कागज़ के नैपकिनों की जगह तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय की कापियों पर या दूसरे कामों को कागज़ के दोनों ओर लिखना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रयोग करना है तो उन्हें बार बार प्रयोग करें। प्लास्टिक थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये भूमि प्रदूषण फैलाती हैं तथा इकट्ठा कर गली में फेरी लगाने वाले को बेच देना चाहिए। अधिक उपयोगी तो यह होगा कि जब भी बाजार जाएं अपना घरेलू थैला लेकर जाएं और इसी में आवश्यक वस्तुएं खरीद लाएं। फ्रिज के अंदर प्लास्टिक थैलियों या मोमी कागज़ का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अपने घर के कूड़े करकट को सड़कों पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए बल्कि एक कूड़ेदान में डालना चाहिए। इस प्रकार आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहे हैं। अपने पालतू पशुओं को खुली जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये गंदी वस्तुएं खाते हैं। सड़कों पर ये गोबर करते हैं जिससे दुर्गंध आती है। फलस्वरूप अनेक रोगों को जन्म मिलता है। सड़कों पर घूमती गायें वाहन दुर्घटना के लिए भी उत्तरदायी हैं। नगरों एवं महानगरों में गाय खुली सड़कों पर अधिक घूमती रहती हैं। छिपकली आदि जंतु तथा अन्य विषैले जंतुओं को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये दूसरे कीड़े मकोड़े को खाकर प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। डीडीटी का प्रयोग अत्यंत घातक है। कीड़े मकोड़े मारने के लिए इसका प्रयोग कुछ देशों में बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर दूसरे कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने पालतू कुत्ते को सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनके काटने से किसी की जान जा सकती है। घरेलू बिल्लियों के गले में घंटी बांध दी जाए ताकि उसके आने पर पक्षियों को पता लग जाए और वे उड़कर अपनी जान बचा सकें। जंगली जानवरों के फर और चमड़े से बनी वस्तुओं को कम ही प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि मांग की अधिकता के कारण कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। फलस्वरूप उनके विलुप्त होने की समस्या उत्पन्न हो गई है। अपने टीवी, स्टीरियो और रेडियो को कम आवाज़ में बजाना चाहिए। ऐसा करने से हम शोर प्रदूषण रोकने में सहायक हो सकते हैं। विद्युत का प्रयोग कम करना चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब विद्युत का प्रयोग कारखानों, फैक्ट्रियों में अधिकतम किया जा रहा हो। घर छोड़ते समय बिजली के स्विच बंद होने चाहिए। राजकीय, अराजकीय, निजी कार्यालयों में आपका कर्तव्य है कि कमरे से बाहर जाते समय ट्यूबलाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए। प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक के अंतराल विद्युत का कम प्रयोग करना चाहिए। मोटर गाड़ियों, बसों, कारों और स्कूटर के हॉर्न केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बजाने चाहिए। इनका अनावश्यक रूप से बजाने से आप पर्यावरण में शोर प्रदूषण पैदा करते हैं। सभी मोटर वाहनों के साइलेंसर ठीक स्थिति में होने चाहिए ताकि उनसे शोर पैदा न हो। पर्यावरणीय जागरूकता में विद्यालय की भूमिका। द रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका को हम कुछ तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जैसे विद्यालय की स्थिति संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण एवं स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो। विद्यालय में अनिवार्य रूप से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि इसके ज्ञान से कोई भी छात्र वंचित न हो। विद्यालय में समय समय पर खेल, नाटक एवं कहानियों से छात्रों को परिचित कराना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व से संबंधित हों। विद्यालय में इकोलॉजी क्लब
एवं इकोलॉजी पुस्तकालय अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिससे छात्र पर्यावरण प्रदूषण के कारणों एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें। विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। समय समय पर दूरदर्शन, फिल्म एवं रेडियो के माध्यम से पर्यावरण संबंधी ज्ञान एवं विद्वानों के विचारों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बाल सभा में पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण संबंधी उपाय विषयों पर चर्चा होना चाहिए। बालकों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व एवं उनकी उपयोगिता के बारे में ज्ञान कराना चाहिए। विद्यालय की साज सज्जा में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित चार्ट, मॉडल एवं आदर्श वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार हो कि विद्यालय में प्रवेश होते ही पर्यावरण सुगंध का अनुभव हो। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरणीय संरक्षण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में श्रीमती R.K. शर्मा का कथन तर्कसंगत प्रतीत होता है कि विद्यालय के सहयोग के अभाव में जनसामान्य एवं समाज में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा नहीं की जा सकती। विद्यालय ही यह आधार है जिस पर पर्यावरणीय भवन खड़ा किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे। अब DLED प्रशिक्षु द्वितीय सेमेस्टर के लिए इस टॉपिक से एक असाइनमेंट बनता है जिसे आप पूरा करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संरक्षण में विद्यालय की भूमिका स्पष्ट करिए। धन्यवाद।